नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका और तृतीय विश्व अर्थात तीसरी दुनिया। अमेरिका और तीसरी दुनिया। इस लेसन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में अपन ये देखेंगे कि तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है, और दूसरे पार्ट में फिर अपन ये देखेंगे कि अमेरिका की तीसरी दुनिया के देशों के प्रति किस तरह की नीति रही है। तो सबसे पहले देखते हैं तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है, अर्थात इस तीसरी दुनिया का मीनिंग हम क्या लेते हैं, क्या अभिप्राय है। बार बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया के देश, लेकिन है क्या ये देश, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले एक विद्वान हुए हैं, फ्रांसीसी लेखक हैं अल्फ्रेड सोबी। अल्फ्रेड सोबी ने 1952 में पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया था, तीसरी दुनिया। उन्होंने जब ये तीसरी दुनिया शब्द इस्तेमाल अपने एक लेख में किया, तब उनका अभिप्राय यही था, उनके शब्दों के अनुसार तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों के समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, जो सदियों तक उपनिवेश या साम्राज्यवाद की जकड़ में रहे हैं। अर्थात उनका जो अभिप्राय था वो भी ऐसे देशों के प्रति था जो साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं, लंबे समय तक उपनिवेश रहे हैं और उसके पश्चात वो आज़ाद हुए हैं और वो अपना विकास करना चाहते हैं। इसके पश्चात अगर अपन बात करते हैं, माओ त्से तुंग ने भी ये शब्द इस्तेमाल किया। माओ त्से तुंग चीनी जो नेता था वो और उनके अनुयायियों ने भी तीन दुनिया की कल्पना की। पहली दुनिया में उन्होंने पूंजीवादी और साम्यवादी जो दोनों महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, उनको लिया। दूसरी दुनिया में उन्होंने माना कि जो इनसे गठबंधन इनके साथ में शामिल थे दोनों देशों के, और तीसरी दुनिया में उन देशों को शामिल किया जो इन दोनों ही गठबंधनों में शामिल नहीं थे। अर्थात वो ऐसे ही देश थे जो आज़ाद हुए थे और वो इनमें शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें तीसरी दुनिया कहा। इसी तरह अगर अपन बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया का जो अभिप्राय है वो गुटनिरपेक्ष देशों से भी लगाया जाने लग गया। अर्थात गुटनिरपेक्ष देश वो देश थे जो न तो सोवियत संघ में शामिल होना चाहते थे, न ही अमेरिका के गुट में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात ये दोनों ही महाशक्तियाँ आई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। और ये जो देश थे जो नए आज़ाद हुए थे वो न तो सोवियत संघ में शामिल होना चाहते थे और न ही अमेरिका के गुट में शामिल होना चाहते थे। तो उन्होंने अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखा और दोनों से ही मदद लेकर अपना विकास करना चाहते थे। तो गुटनिरपेक्ष देशों से भी ये लगाया जाने लग गया शीत युद्ध के दौरान। इसके पश्चात एक और विद्वान है फ्रेंटिज फेनन। फ्रेंटिज फेनन जो है वो अल्जीरियाई लेखक है। उन्होंने भी तीसरी दुनिया की बात कही है। उन्होंने भी तीसरी दुनिया में ऐसे देशों को ही लिया है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे, जो नए स्वतंत्र हुए थे, जो गरीब थे, जो पिछड़े हुए थे, उनसे उन्होंने भी उसका अभिप्राय लिया तीसरी दुनिया से। इसी तरह एक लेखक है हिरविग होरोविच। हिरविग होरोविच ने भी विकास के आधार पर वर्गीकरण करते हुए तीसरी दुनिया की कल्पना की। पहली दुनिया में उन्होंने पश्चिमी यूरोप अर्थात अमेरिका को लिया। दूसरी दुनिया में उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं को लिया। और तीसरी दुनिया में जो उपनिवेशवादी देश थे, जो गुलामी से मुक्त हुए थे, जो सदियों से उपनिवेशवाद रहे थे, उनको उन्होंने लिया। इस तरह तीसरी दुनिया से उनका जो अभिप्राय था वो भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र थे जो नए स्वतंत्र हुए थे, उनसे ही उन्होंने लिया। इसी तरह अगर अपन बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, जो लंदन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार उसमें भी ये बात कही गई है कि 135 ऐसे देश है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के हैं, जो अपने आप को सामूहिक रूप से तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। ये पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं से अलग रहकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और अपना विकास करना चाहते हैं। इस तरह काफ़ी लोगों ने इस तीसरी दुनिया को परिभाषित किया है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आधुनिक समय की जब अपन बात करते हैं तो तीसरी दुनिया को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाने लग गया। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्याएं की जाने लग गई, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया, पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं का अंतर मिट गया। तो अब नई दृष्टिकोण में इन तीसरी दुनिया को परिभाषित किया जाने लग गया और अब ये कहा जाने लग गया कि जो विकासशील देश हैं,
जो विकसित देश हैं उन राष्ट्रों के लिए तीसरी दुनिया का शब्द इस्तेमाल किया जाने लग गया। अर्थात अगर अपन यूँ कहें कि आधुनिक समय में तीसरी दुनिया से जो अभिप्राय है वो विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों से लिया जाता है। मैं यहाँ फिर एक बात स्पष्ट कर दूँ, जो विकासशील देश और अल्प विकसित राष्ट्र है ज़्यादातर वही राष्ट्र हैं जो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनसे अभी तीसरी दुनिया से अभिप्राय लिया जाता है। अर्थात आधुनिक समय में दो पार्ट हम बांटे गए हैं विश्व में, देशों के विकसित देश और विकासशील देश। विकासशील देशों में भी कई कैटेगरी है हालांकि, लेकिन जो विकासशील देश हैं वो तीसरी दुनिया के देश गिने जाते हैं और वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं लगभग इसमें। ये वो देश हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो इस तरह से हैं कि काफ़ी समय से उपनिवेश रहे हैं, गुलामी की दास्ता से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में वो आज़ाद हुए हैं, वो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनमें राजनीतिक अस्थिरताएँ पाई जाती हैं, नयापन है, लोकतंत्र पूरी तरह से वहाँ जम नहीं पाया है, राजनीतिक अस्थिरताएँ विद्यमान हैं, जनसंख्या वृद्धि दर भी वहाँ ज़्यादा है, जनसंख्या कुपोषण से ग्रसित है, प्रदूषण है, सामाजिक आर्थिक विविधताएं हैं और आर्थिक ऋणग्रस्तता है और औद्योगिकरण वहाँ पर बहुत कम हो पाया है। अर्थात ये राष्ट्र इस तरह की विशेषताएं लिए हुए हैं। अब अपन जब बात करते हैं कि ये जो राष्ट्र है तीसरी दुनिया के राष्ट्र, उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर भूमिका को देखते हैं तो थोड़ा सा अपन उस पर भी विचार करेंगे कि ये तीसरी दुनिया की जो अवधारणा है उसकी कोई ठोस राजनीतिक इकाई तो नहीं बन पाई है पूरी तरह से, क्योंकि इन देशों की में भी बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती है, विचारों में भी अंतर पाया जाता है, तो कोई ठोस राजनीतिक इकाई नहीं बना पाए हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ प्रयास किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विभिन्न संगठन, विभिन्न सम्मेलन और विभिन्न समूह के माध्यम से, यूएनओ के माध्यम से ये तीसरी दुनिया के देश अपनी आवाज़ उठाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए नए आए तो एशिया मैत्री सम्मेलन आयोजित किया। 1947 में सबसे पहले शुरुआत की एशिया मैत्री सम्मेलन, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ से इन्होंने अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करना और अपनी राय कायम करने का प्रयास किया था। इसके पश्चात बाद में भी 1950, 1954 और उसके बाद में भी ये सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके पश्चात दूसरा जो ये करते हैं वो एशिया अफ्रीका एकता सम्मेलन हुआ। प्रारंभ में एशियाई मैत्री सम्मेलन किए इन्होंने और उसके पश्चात एशिया अफ्रीका एकता सम्मेलन हुए, जैसे बांडुंग सम्मेलन से शुरुआत हुई थी इसकी। उसके पश्चात 2005 में रबी भी हुआ है। तो ये दोनों महाद्वीप के देशों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। इसके पश्चात अगर देखते हैं G77 नाम से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और इसका जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के ऊपर पर्टिकुलर ये बनाया गया था और यूएनओ में इसके लिए ये प्रयास करता है, यूएनओ में ये नीति अपनाता है। इसी तरह इन्होंने एक नाम और बनाया जो मैं यहाँ पहले चर्चा करी, गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था पहले। इससे भी पहले वो नाम आंदोलन यहाँ बनाया गया था, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन, और वो आज भी चल रहा है और इसके माध्यम से भी अपनी बात उठाते हैं, रखते हैं और अपने विचार विमर्श करते हैं। इसी तरह उन्होंने फिर G15 नाम का एक संगठन और बनाया, ग्रुप 15, और ये विकास हेतु सहयोग के लिए इन्होंने बनाया और आपस में सहयोग करके इसके माध्यम से भी ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और संगठन इनका बना IBSA, IBSA, इसका नाम है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। G3 के नाम से ये ग्रुप जाना जाता है। इसके माध्यम से भी अपने विकास के संबंधित कार्य करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। हिमस, हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन इन्होंने बनाया। फिर उन्होंने एक नया संगठन बिस्मेट बनाया। अर्थात ये मुख्य संगठन है, मुख्य सम्मेलन है जिनमें कि ये तीसरी दुनिया के देश इकट्ठे होते हैं, विचार विमर्श करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन सम्मेलनों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी विभिन्न मुद्दों पर राय कायम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इसके अलावा ये इनका मेन सबसे बड़ा जो है यूएनओ है। यूएनओ में ये अपनी बात रखते हैं और विकास के मुद्दों पर एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं, आपसी सहयोग भी करते हैं। अगर हम इन देशों की हितों की बात करते हैं, ये देश जो विभिन्न सम्मेलन संगठनों के माध्यम से जो आवाज़ उठाते हैं और उनमें इन देशों की जो मांगे हैं, मुख्य रूप से ये 5 तरह की डिमांड अभी वर्तमान में कर रहे हैं। विकासशील जो देश हैं या जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं
सबसे पहले इनका जो मुद्दा है वो नव उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक उपनिवेश राजनीतिक उपनिवेश था जिनसे तो इन्होंने आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन उसके पश्चात चूंकि ये गरीब थे इसलिए नव उपनिवेशवाद अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसे नवीन आर्थिक उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। तो उसके विरोध में ये आवाज़ उठा रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो इन देशों का विरोध हो रहा है, जो शर्तें इन पे लागू की जा रही है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। इसी तरह इनका दूसरी जो डिमांड होती है न्यू अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ये मांग करते हैं। ये चाहते हैं कि यूएनओ के माध्यम से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो। ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें विकासशील देशों पर जो ऋण है उसका भार कम हो, कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं हो, इनके ऊपर प्रतिकूल व्यापार शर्तें लागू नहीं की जाए। इस तरह की अर्थव्यवस्था की मांग भी ये करते हैं। इसी तरह इनका है कि उत्तर दक्षिणी संवाद। यहाँ उत्तर दक्षिणी संवाद से तात्पर्य है, उत्तर का मतलब विकसित राष्ट्र है, दक्षिण का मतलब विकासशील राष्ट्र है। अर्थात इन राष्ट्रों के बीच में संवाद होता रहना चाहिए, विचार विमर्श होता रहना चाहिए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सके। इसी तरह दक्षिणी संवाद, इन्होंने एक नया ये भी शुरू किया है कि ये जो विकासशील देश हैं वो भी आपस में मिलकर सहयोग करें, इसलिए दक्षिणी संवाद का भी मुद्दा उठाया और ये देश मिलकर अपना विकास करें, ऐसी प्रयास भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये चाह रहे हैं कि यूएनओ का लोकतंत्रीकरण हो, अर्थात यूएनओ में सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन हो, यूएनओ में स्थायी सीट मिले, इन देशों का भी प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए भी ये प्रयासरत हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। इस तरह तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश हैं। ये विकासशील या अल्प विकासशील की श्रेणी में आते हैं और ये देश विभिन्न समूह या सम्मेलनों या यूएनओ के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और इनके ये मुद्दे हैं विकास के लिए। ये सारे मिलकर प्रयास करने का प्रयासरत हैं और अपना विकास करना चाहते हैं। अगली क्लास में अपन ये देखते हैं कि इन देशों के प्रति अमेरिका की क्या नीति है। तब तक के लिए धन्यवाद।